नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 84 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की बात करेंगे, जिसमें आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला कल दोपहर 2 बजे के करीब आएगा। जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो, किस एप्लीकेशन को पहले सुना जाए, क्या तरीका हो इस विवाद को, इस वाद को आगे सुनने का। ये बड़ी खबर, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में सुनवाई आज की पूरी हो गई है और जो आज सुनवाई हुई है उसमें वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष की दलीलें सुनी है कोर्ट ने और अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। कल कोर्ट ये बताएगा कि ये सारा मामला आगे कैसे सुना जाएगा। पहले जो एप्लीकेशन वादी पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने दी है, उसके आधार पर सुनवाई होगी या जो एप्लीकेशन या जो अर्जी मुस्लिम पक्ष की ओर से है उस पर सुनवाई होगी। कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। देखिए, ऐसा है, हरिशंकर जैन साहब की तरफ से दलील रखी गई कि पहले वो कमीशन की जो वीडियोग्राफी है उसकी रिपोर्ट हमें अवेल करा दी जाए, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। और अंजुमन इंतजामिया का कहना यह है कि 7/11 पहले डिसाइड हो, किसी रिपोर्ट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर के वो चर्चा की गई है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जज साहब कल इसको लेकर के एक आदेश लाएंगे कि पहले रिपोर्ट दी जाएगी या पहले 7/11 पे बहस होगी। आज की जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित, तो क्या फैसला? देखिए, फैसला ये आएगा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या होता है कल कि 7/11 को पहले डिसाइड किया जाएगा बिना चिप की वीडियोग्राफी को सप्लाई किए पार्टीज़ को, या पहले जो है वो कमीशन की वीडियोग्राफी की जो चिप्स हैं, जो वीडियोग्राफी है, जो फोटोग्राफी है, उसको अवेल करा करके उसकी लाइट में देखा जाएगा कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है प्रॉपर्टी का। इसको लेकर के हरिशंकर जैन साहब की तरफ से दलील रखी गई है। हमारा पक्ष हम 7/11 में रखेंगे। प्रतिवादी पक्ष ने क्या? प्रतिवादी पक्ष का कहना यह है कि 7/11 को पहले डिसाइड किया जाए कि प्लेन रिजेक्ट की जाए और किसी चिप की वीडियोग्राफी की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। 26 रूल 9-10 का जो एप्लीकेशन हमारा पड़ा जिस पर कमीशन की कार्रवाई हुई थी, तो उसकी कॉपी रिसीव कराने के लिए जो है हम लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिया है। और प्रतिवादी पक्ष का ये कहना था कि ऑर्डर 7 रूल 11 पहले सुन लिया जाए, तो उसी का कोर्स ऑफ एक्शन तय करने के लिए जिला जज साहब ने उसको ऑर्डर में रिजर्व कर लिया है और कल जो है उसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर। हाँ, तो पहले क्या मतलब, आज जिस तरह से बहस की बात हो रही थी, लगातार इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हुई है, फिर इसके बाद पहले आपसी बातचीत हुई, फिर वादी प्रतिवादी पक्ष सामने खड़ा, तो प्रतिवादी पक्ष ने क्या कहा और किन मुद्दों पे अपना पक्ष रखा और आप लोगों ने किन मुद्दों पर अपना? प्रतिवादी पक्ष सीधे उनका ये कहना है कि ऑर्डर 7 रूल 11 पोषणीयता पर पहले सुनवाई हो जानी चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है चूंकि कमीशन की कार्रवाई हो चुकी है, माननीय न्यायालय के आदेश से कार्रवाई हुई है, तो कमीशन की जो भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है वो हमको प्रोवाइड किया जाए। हम लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिया इस बात का कि कमीशन की कार्रवाई की चीज़ें हमको दे दी जाए, उसके बाद जो है आगे की चीज़ें चलेंगी, तो उस पर माननीय न्यायालय ने उसको ऑर्डर के लिए रिजर्व रखा है। कल बता देंगे कि क्या होना है। कमीशन की कार्रवाई के लिए ऑर्डर रिजर्व रखा है, मतलब आप लोगों ने जो अपना पक्ष रखा कि हमें पहले कमीशन की कार्रवाई पूरी करने दिया जाए, उसके बाद 7/11 पर कमीशन की कार्रवाई पूरी हो गई है। हमारा ये कहना है कि कमीशन पर उनकी जो आपत्ति है वो देना, पहले आपत्ति दें, आपत्ति के बाद तब आवे, फिर जो है 7/11 पर सुनवाई हो, क्योंकि कमीशन की कार्रवाई का जो प्रार्थना पत्र जो आदेश था 5/4 सन 2022 का, वो माननीय न्यायालय का पहले का आदेश था, तो वो आदेश पहले फुलफिल हो जाना चाहिए, उसकी कार्रवाई फुलफिल हो जानी चाहिए, उसके बाद अगले कोर्स ऑफ एक्शन पर आ पाएंगे। इसी को डिसाइड कल माननीय न्यायालय करेगी। कल कितने बजे का समय? देखिए, अब कल शाम तक ही आदेश आएगा। आदेश तो शाम, अब समय नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी दोपहर या शाम हो जाएगा, वो तो माननीय न्यायालय। सुनवाई होगी या सिर्फ आदेश? नहीं, सिर्फ आदेश है। दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद 7/11 की बहस पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि मामला काफ़ी गंभीर है और बड़े करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसलिए इसको कल भी सुनेंगे और कल ही इस पे ऑर्डर करेंगे और साथ में
हमने, हमारे पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने मांग किया कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ को हमें उपलब्ध कराया जाए और हमने अपने दावे में जिन विषयों को उठाया है, जिन बिंदुओं को उसमें सबमिट किया है, तो उसके बनस्पत हम अपनी बात भी माननीय न्यायालय का अध्ययन के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष रखें। वर्शिप एक्ट पे अभी तो माननीय न्यायालय ने इंटरटेन नहीं किया, इस विषय पर अभी कल के बहस के बाद वो तय हो जाएगा। बाकी की जो 6 याचिका दाखिल, हाँ, पूजा का यहाँ के महंत जी रहे, कुर्बत तिवारी जी ने पूजा के लिए वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय न्यायालय ने उसमें एडमिट कर लिया है, उस पर भी कल ही विचार होगा। और आज मुख्यतः 7-11 रूल पे हुआ और जो प्रार्थना पत्र और भी डाले गए हैं उसको माननीय न्यायालय ने सबमिट किया अपने पटल। फैसला जब भी हम जानते हैं तो लगभग 4 बजे के बाद ही आएगा। तो फैसला कल दोपहर या दोपहर बाद आएगा, जो आज सुनवाई हुई है उस पर। आइए अब नीतीश पांडे के पास चलते हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा कनेक्ट है, जो कि आज की सारी कार्रवाई पर नजर रखे हुए थे। नीतीश, कुल मिलाकर ये बहुत साफ है इन वकील साहिबान के बयान से, जो कि सुनवाई के बाद बाहर निकले हैं, कि कल कोर्ट जिला जज की ये बता देगी कि आगे सुनवाई कैसे होगी। क्या वीडियो चिप या वीडियो मुहैया कराया जाएगा जो कमीशन हुआ है वादी पक्ष को या प्रतिवादी पक्ष को, या मुस्लिम पक्ष जो ये कह रहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर ये मेंटेनेबल ही नहीं है, ये पोषणीय ही नहीं है, ये बात, इस पर सुनवाई होगी। तो नीतीश, ऐसे ही समझा जाए या इसके अतिरिक्त भी कोई मामला सामने आया है? राजेंद्र जी, देखिए, मामला तो एक और सामने है, लेकिन पहले इस मामले को समझ लेते हैं। आज जो प्रतिवादी पक्ष है वो 7-11 को लेकर बहस करना चाह रहा था। वो कह रहा था कि पहले ये मामला पोषणीय है या नहीं है, इस पर सुनवाई हो जाए। इसके साथ जो वादी पक्ष है वो ये कह रहा है कि जो पिछले दिनों सर्वे हुआ है पहले उस पर सुनवाई हो जाए। फिर चूंकि जो सर्वे है वो भी कहीं ना कहीं 7-11 को कहीं ना कहीं टच करता है, तो इस पूरे मामले में हुआ क्या और पूरा डिटेल क्या है, हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। तो सुभाष जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दोनों पक्षों की ओर से कितने कितने अधिवक्ता जन आप लोग मौजूद थे और कोर्ट के भीतर की कार्रवाई क्या हुई, किन मुद्दों पर बहस हुई और कौन कौन से खास बिंदु? देखिए, 6-7 अधिवक्ता हमारे तरफ से थे, उनके तरफ से भी 4-5 अधिवक्ता थे और कार्रवाई उन्हीं बिंदुओं पे हुआ। उन्होंने रखा कि चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 7-11 पे सुनवाई पहले कर लिया जाए, इसको प्रायोरिटी दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए। सारे मामले अब चूँकि जिला जज साहब के महोदय के कोर्ट में आ गया है, तो हम लोगों ने एक पक्ष अपना रखा कि चूँकि ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि ये 7-11 की तरह जो सुनवाई की बात कर रहे हैं, ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि ये वाद चलने लायक है कि नहीं है, मेंटेनेबल है कि नहीं है, पोषणीय है कि नहीं, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसको इंटरकनेक्ट इन साक्ष्यों के साथ ये जो कमीशन आई है, रिपोर्ट आ गई है, कमीशन रिपोर्ट को भी इंटरकनेक्ट करिए, उसमें ज्वाइंट करिए और दोनों को सुनवाई एक साथ करिए, तब जाके ये पोषणीयता का जो आपका ऑब्जेक्शन जिस पे आपने लगाया है वो निश्चित होगा, तय होगा कि आपके दावे, आपके ऑब्जेक्शन सही हैं कि गलत है। बिना साक्ष्य के आप कैसे लड़ेंगे, कैसे हमारे दावे को खारिज कर देंगे आप? इसलिए इन साक्ष्यों को भी इंटरकनेक्ट कर दीजिए और करने के बाद इस पे सुनवाई करिए। एक हम लोगों ने रखा अपनी बात को, माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को बड़ा गंभीरता से सुना है और गंभीरता से लेते हुए किन बिंदुओं पर किस बिंदुओं पर सुनवाई, आगे कार्रवाई चलेगी, इसके लिए उन्होंने कल का समय दिया है कि कल हम निर्णय ले लेंगे। हमारा आदेश आ जाएगा कि ये जो है केवल 7-11 पे सुनवाई होगी या इनको इंटरकनेक्ट करते हुए इन पक्षों को भी साथ में सुना जाएगा। इस पे कल जो है सुनवाई के लिए डेट दिए हैं और कल तय होगा, निर्णय माननीय न्यायालय कल ले लेगा। इंटरकनेक्ट की आपने बात कही, ये इंटरकनेक्ट क्या है, इससे क्या हो जाएगा, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, जब तक उसका नेचर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया था कि किसी भी स्थल का नेचर जानना, स्वरूप जानने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन आ ही नहीं सकता। इसको तो सुनना, ये सुनने का सबका जानने का अधिकार है कि उस स्थल का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, मंदिर का है या मस्जिद का है, ये जानना में कोई बुराई नहीं है। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि वो मंदिर क्या है कि मस्जिद है, तब तक आप कैसे जो है 7-11 रूल पे ये बात चलने लायक है कि नहीं, कैसे तय करेंगे? पहले हमारा मानना है कि पहले
उसके स्वरूप, उसका स्वरूप तय हो जाए, उसका नेचर तय हो जाए कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, तब आपका ये नीतीश आ गई बात वकील साहब की, जो हिंदू पक्ष के वकील है। डिफाइन ही नहीं है। हम तो बार बार पहले भी कहते थे कि ये डिफाइन नहीं है, परिभाषित। सुभाष नंदन जी की बात से इसके पहले भी परिभाषित नहीं था कि मंदिर है कि मस्जिद है। आप सुभाष नंदन जी की बात से जो है नीतीश, ये जाहिर है कि कल कोर्ट ये साफ कर देगा कि जो मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन है कि ये वाद मेंटेनेबल है कि नहीं है, जो वादी पक्ष का है, या जो चिप है, वीडियोग्राफी है, वो भी मुहैया करा के उस पर भी साथ साथ सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश, इस विषय को बहुत स्पष्ट करने के लिए हमारे दर्शकों के सामने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा के सत्र की कार्रवाई आज हंगामे के साथ हुई है। पहले दिन ही राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। सपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे थे। सपा विधायक प्रदेश में बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था पर हंगामा कर रहे थे। वेल में आकर भी विधायकों ने हंगामा किया और नारेबाजी के बीच विधानसभा में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा और सरकार की मंशा को सबके सामने रखा। राज्यपाल के अभिभाषण के खत्म होने के बाद विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता को सब पता है, सपा के चरित्र को जनता अच्छे से समझती है। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जिसके बारे में प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरीके से जानती है, उसी प्रकार का उन्होंने आचरण आज सदन के अंदर करने का काम किया। जब अभिभाषण पढ़ा जा रहा था तो एक प्रतीक तौर पर किसी को विरोध करना होता है तो वो करता है, और सरकार के खिलाफ उन्हें कुछ भी विषय ध्यान में आता है तो वह जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो विपक्ष अपना पक्ष रखे। जब उनको जवाब देने का काम होगा तो उनको जवाब दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त अगर कोई उनके सवाल हैं तो वो अपने सवाल रखें, क्वेश्चन आवर में रखें। लेकिन आज जो प्रदर्शन उन्होंने सदन के अंदर किया है वह अशोभनीय है, और मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से जनता ने लगातार 2014 से नकारने का काम किया है, आगे भी पूरी तरह से उनको नकारेगी, उनको पछाड़ेगी, उनको अलग थलग करने का काम करेगी। तो विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सपा पर हमलावर रहे और सपा को नसीहत दी कि राज्यपाल के अभिभाषण को सपा के सदस्यों को सुनना चाहिए। हमारे साथ में इसमें भाजपा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से आज अभिभाषण चल रहा था राज्यपाल जी का और सपा ने हंगामा किया, वेल में आ गए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे जो गवर्नर साहब बैठी हैं और उनका अभिभाषण सुनना चाहिए, क्योंकि आप जब सुनोगे जब तो चर्चा करोगे। जब आप चर्चा कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने उनको सुना ही नहीं। और इसी को कहते हैं कुएं का मेढक। जब आप इस मेढक जब इसमें के अंदर बैठ के इसी के अंदर आपको दुनिया दिख रही है, तो बाहर की दुनिया क्या दिखेगी जो गवर्नर साहब बता रहे थे। सर, आजम खान साहब आए, आज उन्होंने शपथ ली, लेकिन सदन का हिस्सा नहीं बने, चर्चा में शामिल नहीं हुए, अभिभाषण में नहीं पहुंचे, कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो उनका अपना एक निर्णय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर महाभारत छिड़ी हुई है, वो भी उसका कारण हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस, सब लोगों की निगाह आजम खान साहब पर है, मिलने भी जा रहे हैं। भाजपा इन गतिविधियों पर कितनी निगाह रख रही है? भाजपा को रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो ऐसे ही रखे हुए हैं, आपके माध्यम से हमें भी पता चल जाता है। यानी देख रहे हैं आप लोग भी कि क्या गतिविधि है, किधर बैठेंगे? हमें जरूरत नहीं है। जहाँ पे बिखराव शुरू हो चुका है 22 के बाद, वो बिखराव का अंत देखना है। क्यों हो रहा है, हमें उसकी चिंता नहीं। ओम प्रकाश राजभर सहयोगी दल है सपा का, सुबह सपा उसके अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी के सहयोगी जितने दल हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है अखिलेश जी के लीडरशिप में। वो सामने झलक झलक के आ रहा है, तो हो सकता है राजभर साहब को भी अब समझ आया होगा। तो बजट सत्र के हंगामेदार रहने को लेकर यूपी हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और सदन की गरिमा न बनाए रखने का आरोप लगाया। उन्होंने जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं।
हमारे साथ में इस समय मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन साहब, जिस तरह से आज राज्यपाल जी के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन विपक्षियों ने बड़ा हंगामा किया, क्या कहेंगे? वो किस लिए जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं देश के अंदर? समाजवादी क्या वो गुंडावादी पार्टी है? तो जिस तरह की पार्टी है उस तरह का आपने सबने उनका कृत्य देखा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए माननीय राज्यपाल महोदया अपना अभिवादन वहाँ पर प्रस्तुत कर रही थी और बोल रही थी, तो उस पर इस तरह का तांडव, इस तरह का उपद्रव मचाना, महिला का भी सम्मान नहीं किया, गवर्नर का भी सम्मान नहीं किया, सदन की गरिमा को भी नहीं बना कर रखा। तो ऐसे लोगों को जनता ने अगर डाला है हाशिए पर और बाहर किया है 2017 में, तो 22 में, तो ये मान कर चलिए कि ऐसे लोगों को अब स्वीकार नहीं करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। इसलिए ये एक यहाँ सदन होता है चर्चा के लिए, आपके इश्यूज़ के लिए कि कैसे जन कल्याणी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं, कैसे उत्तर प्रदेश में बिजली, कैसे सड़क, कैसे पानी, तमाम अलग अलग शिक्षा, हर क्षेत्र पे अपने अपने क्षेत्रों की बात रखते हैं विधायक, उनको एक सदन दिया जाता है और इसीलिए चर्चा के लिए होता है। पक्ष और विपक्ष एक सकारात्मक सोच के तहत हम सदन में चर्चा करते हैं कि ताकि हम सबका उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। तो इसलिए ये इनकी प्रवृत्ति में नहीं है, इस सोच में नहीं है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग विपक्ष में। आजम खान साहब आज आए, शपथ ली, लेकिन सदन में नहीं गए। अब ये बात का जवाब मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है और इसका जवाब अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता दे सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या पीड़ा है कि वो यहाँ शपथ तो लेने आए लेकिन सदन तक नहीं गए। इसके लिए समाजवादी पार्टी से सवाल। आपको भी लगता है कि नाराजगी है बहुत? साफ दिख रही है, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमको अपनों ने लूटा है। तो उन्होंने हमारी पार्टी या सरकार पर थोड़ी प्रश्न खड़ा किया है, उन्होंने तो अपनी पार्टी पर ही उठाया है ना प्रश्न, तो उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। इधर सदन में राज्यपाल के भाषण के दौरान सपा के सदस्यों ने हंगामा किया, लेकिन एक तस्वीर यह भी सामने आई कि चुनाव के दौरान सपा की सहयोगी रही सुभासपा के सदस्य हंगामे में शामिल नहीं हुए। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामे को सरासर गलत बताया। हमारे साथ इस समय सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजभर जी, जिस तरह से आज सत्र की शुरुआत हुई राज्यपाल के अभिभाषण से, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इतना हंगामा किया, आप कैसे देखें? देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। हमारा मानना है कि जो पुरानी व्यवस्था है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोध जताने का, ये परंपरा बंद होनी चाहिए। आज हमने उस परंपरा पे अपनी पार्टी की तरफ से हमने विराम लगाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध करने के लिए कल से विरोध चालू करिए। कल सदन शुरू होता है, जितना चिल्लाए हो उतना चिल्लाइए, बेल में जाइए, चाहे कुर्सी पर बैठ के चिल्लाइए, कौन रोक रहा है। लेकिन एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े पद पर विद्यमान महामहिम राज्यपाल महोदय का मैं देख रहा हूँ 5 साल से, ये 6वां साल चालू हो गया है। अच्छा हमको नहीं लगता, इस नाते हमने कहा कि चलो हम ही शुरू करते हैं। आपने एक बात कही कि अब अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए। क्या माना जाए इसके पीछे वजह, क्या निकलते नहीं है कहीं? उनके लोग हमको राय देते हैं कि हमारे नेता से कहिए, आप कह सकते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते हुआ। उनसे कहिए कि बाहर निकलें और चलें मैदान में, मीटिंग सभा सोसाइटी हो, नेताओं से मिलें, संगठन का काम और लोगों को जोड़ा जाए, जो कमी रह गई उसको ठीक किया जाए। वही बात मैंने कहा। 22 में अगर हम लोग पूरी ताकत से मेहनत किए होते तो उधरिया वाली गोल में रहते ना, सत्ता में रहते ना। असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता पूरे मन से, प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, नहीं तो हम सत्ता में होते। तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है, उस कमी को दूर करने के लिए हम प्रयासरत हैं कि 24 में हमारा प्रदर्शन बेहतर हो यूपी में। अभी तक आपकी आजम खान साहब से मुलाकात हुई है? नहीं, हम असल में सदन में आगमा बैठते हैं, नेता हैं अपनी पार्टी के, तो सदन में रहे होते तो मुलाकात हो गई होती। शिवपाल जी थे, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने पूछा कहाँ हाल है, कहाँ सब सही है। कुछ नाराजगी पे बात नहीं हुई सपा से? ना, कोई बात नहीं। आजम खान साहब अपने घर पे कई विधायक और कई लोग मिलने जा रहे हैं उनके घर, तो आप क्या जा रहे हैं मिलने? अभी देखते हैं, फोन करते हैं, पहले टाइम तो ले लें भाई, बड़े नेता हैं, बड़े नेता क्या मिलने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है ना। लेकिन वो तो अपना दर्द बता चुके हैं पहले ही। अरे वो जानते नहीं है, नेता दुमुहिया सांप होते हैं। नेता अभी आपके सामने जैसे हम ही बोल रहे हैं ना, अभी कोई कमेंट आएगा तो हम कहते हैं हमको इसको तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं नेता? लेकिन हम ओम प्रकाश राजभर ऐसा नहीं है, एकदम कह दिए तो कह दिए, सही है। चाहे जो वो चाहे बम चले चाहे कट्टा, ओम प्रकाश राजभर अपनी जगह एकदम रहेगा सच्चा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि नेता दो मुंहा सांप होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। शोर नहीं, सटीक पड़ताल। इस वक्त जापान में प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं, सीधा वहीं ले चलते हैं। भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है, और इसलिए एक प्रकार से रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है। ये रिश्ता सम्मान का है, और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है। हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोनतेन है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है। हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है।